Hello everyone, in this video we are going to learn about the Jacobean and Puritan age. First half of 17th century is known as Jacobean and Puritan age. Basically, Renaissance is divided into four parts, and the first is Elizabeth, second is Jacobean, third is Caroline, and fourth is Puritan age. Elizabeth age we have already done, so we will start from the Jacobean age. So Jacobean age time period is 1603 to 1625. Caroline is 1625 to 1614, and Puritan age is, this is not 25, this is 14, 1649 to 1660. So this is the time period of this age. And now we will do some historical fact also. जेम्स देखिए, दिस इज़ द टाइम व्हेन एलिजाबेथ वाज डेड. तो एलिजाबेथ की डेथ के बाद ये बहुत टेंशन थी कि हु विल बिकम द नेक्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड. सो उसके बाद एलिजाबेथ नेवर मैरिड एंड नॉर हैड अ चाइल्ड, सो दैट्स वाई हु विल बिकम द सक्सेसर डोंट नो. सो कोई ऐसा चाहिए था जो कि उनका रिलेटिव है या उनका पास का है या जो भी इस किंगडम को संभाल सके. उसके बाद क्या होता है, देखिए एक स्टोरी होती है कि हेनरी सेवन्थ है, जो हेनरी सेवन्थ के जो बेटे होते हैं, हेनरी सेवन्थ के बाद जो सक्सेसर बनते हैं उनके, वो कौन होते हैं, हेनरी एट्थ. हेनरी एट्थ के बाद एलिजाबेथ बनती है, लेकिन एलिजाबेथ के बाद कौन बनेगा नहीं पता. उसके बाद दूसरी साइड एक लेडी होती है मार्गरेट ट्यूटर. मार्गरेट ट्यूटर जो है वो जेम्स फोर्थ होते हैं. जेम्स फोर्थ जो होते हैं किंग ऑफ स्कॉटलैंड, उनसे शादी करती है, और उन जेम्स फोर्थ के बाद जो उनका बेटा है वो जेम्स फिफ्थ बनता है, और फिर उसके बाद जेम्स सिक्स बनता है. तो जेम्स सिक्स के बाद जो है जेम्स सिक्स जो है वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड होते हैं. ठीक है, स्कॉटलैंड के किंग होते हैं. लेकिन एलिजाबेथ की डेथ के बाद ये किंग ऑफ इंग्लैंड बनते हैं. कौन बनते हैं, जेम्स सिक्स, बिकॉज ये एलिजाबेथ के रिलेटिव होते हैं. और जब ये किंग ऑफ सिक्स इंग्लैंड के किंग बनते हैं, तो उस टाइम पे इनको जेम्स वन के नाम से जानते हैं. उस टाइम पे इनका नाम रखा जाता है जेम्स वन. सो जेम्स सिक्स एंड जेम्स वन बोथ आर सेम. ठीक है, वन एंड सिक्स दोनों सेम ही हैं. और उनका जो नाम, जब किंग ऑफ स्कॉटलैंड किंग ऑफ इंग्लैंड बनते हैं तो उनका नाम जेम्स वन रख दिया जाता है. एंड ही मैरिड टू ए कैथोलिक क्वीन से शादी करते हैं. बेसिकली जो जेकोबियन है, दिस इज द लैटिन वर्ड, लैटिन एडजेक्टिव गिवन टू द जेम्स. मतलब जेकॉब्स जो मतलब वर्ड है, उसका जो लैटिन लैंग्वेज में जो मीन मतलब होता है वो तो जेम्स वन. तो ये इनको एक एडजेक्टिव दिया गया है. उसके बाद जेकोबियन ईरा का एंड होता है, कब होता है, जब एट द डेथ ऑफ जेम्स वन. जेम्स वन की डेथ के बाद उनका जो बेटा होता है चार्ल्स वन, वो बनता है नेक्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड. कौन बनता है, चार्ल्स वन. ही ऑल बिकम द नेक्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड, जिसका टाइम पीरियड जिसका जो एज होता है उसको बोला जाता है कैरोलाइन एज, एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम 25 to 49. एंड कैरोलाइन लैटिन वर्ड इज कैरोलस. कैरोलस का मतलब भी होता है चार्ल्स. दिस इज ऑल्सो द एडजेक्टिव गिवन टू द चार्ल्स वन, हु इज़ द किंग, हु इज़ द सन ऑफ जेम्स वन. उसके बाद इस पीरियड की कुछ मेन करेक्टरिस्टिक हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. इसमें सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो रिवोल्ट होता है अगेंस्ट एलिजाबेथ की जो ट्रेडिशन है उनके खिलाफ रिवोल्ट चल रहा होता है. उसमें बेन जॉनसन एंड जॉन डन वॉज द मेन लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट. ठीक है, ये दोनों मेन लीडर होते हैं इस रिवोल्ट के. उसके बाद बर्बोनिक प्लेग जो है वो भी ऑल्सो स्प्रेड होता है इसी टाइम पीरियड में. और मेटाफिजिकल पोएट्री वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड. मेटाफिजिकल पोएट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि इस एज में इन्वेंट हुई. उसके बाद कैवलायर एंड प्योरिटियन स्कूल ऑफ पोएट्री वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड. एंड कैरोलाइन पोएट भी इसमें इन्वेंट हुए थे, हु वॉज साइडेड विद चार्ल्स वन, जो चार्ल्स वन के साइड थे, एंड फॉलोड बाय बेन जॉनसन, जो बेन जॉनसन को फॉलो करते थे. इसीलिए उनको सन ऑफ बैन भी बोला जाता है, जिसमें रॉबर्ट हर्लिक हैं, रिचर्ड लॉइक हैं, जॉन सकलिंग हैं, थॉमस क्रू हैं. तो ये बहुत सारे पोएट थे जो कैरोलाइन पोएट थे. उसके बाद इस टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क रहा है वो बाइबल है. बाइबल का जो इंग्लिश वर्जन आया था, जो जेम्स वन ने पब्लिश कराया था, और वो देखो इससे पहले भी बहुत सारे बाइबल के वर्जन आए हैं, लेकिन जो जेम्स वन ने मतलब जो बाइबल का वर्जन आया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत सही रहा है, जिसमें कुछ गलतियाँ नहीं थी. और इट वॉज पब्लिश इन 1611 में. मतलब एक तो ये उससे पहले बाइबल को एक होली बुक के रूप में था, लेकिन इन्होंने इसको एज अ लिटरेचर फॉर्म में मतलब प्रेजेंट किया था जेम्स वन ने. इसीलिए इस टाइम की जो बाइबल है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. उसके बाद इसमें इस टाइम का जो लिटरेरी स्टाइल है वो एकदम डार्क एंड कुछ
डार्क एंड क्वेश्चनिंग लिटरेरी स्टाइल है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हैं, जैसे शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैं वो भी इसी टाइम में लिखी गई हैं। और सोशल एंड रियलिस्टिक ड्रामा को इस टाइम में बहुत फेमस हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे लोग जो हैं वो रियलिस्टिक चीज़ों को देखना पसंद करते थे। उनको ये सब चीज़ें नहीं थी कि कुछ भी मतलब ऐसे ही दिखा रही हैं जो रियल है, इससे कुछ मिलता ही नहीं है, तो उस टाइप की चीज़ें इस टाइम में नहीं थी। सोशल एंड रियलिस्टिक ड्रामा को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। और ट्रेजेडिक और कॉमेडी स्टार्स वगैरह ये सब आए हैं। उसके बाद मोस्ट फेमस वर्क जो है, देखिए फ्रांसिस बेकन जो है वो इस टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट एसेस्ट रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे एसेस लिखे, जिनमें एक वर्क है उनका एसेस्ट जिसमें 58 ऐसे हैं। जो कलेक्शन ऑफ 58 ऐसे का जो कलेक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। उसके बाद किंग्स जेम्स की बाइबल जो मैंने आपको बताई, जो 1611 में पब्लिश हुई है। उसके बाद अगर हम मेटाफिजिकल पोएट देखें जो कि इस टाइम में इन्वेंट हुए हैं, उनमें मेटा, देखो मेटा मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब, और फिजिकल मतलब फिजिकल वर्ल्ड, बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड। तो ये जो है हाईली इंटेलेक्चुअलाइज पोएट है, इनकी पोएट्री जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी बहुत ज़्यादा है उनमें, ठीक है, मतलब अलग ही सोचती हैं ये, बिल्कुल अलग, जिनके क्वेश्चन के आंसर साइंस के पास भी नहीं होते, उस टाइप की इनकी थॉट जो प्रोसेस जो है वो मेटाफिजिकल पोएट की होती है। तो मेटाफिजिकल की जो टर्म थी वो यूज़ की थी सबसे पहले जॉन ड्राइडर ने जॉन डन के लिए। मेटाफिजिकल की जो टर्म थी वो यूज़ की थी जॉन ड्राइडर ने जॉन डन के लिए, लेकिन मेटाफिजिकल पोएट का जो ग्रुप था उसका एक, उसके ऊपर एक वर्क लिखा था, लाइफ ऑफ मोस्ट एमिनेटेड इंग्लिश पोएट, ठीक है। तो ये वर्क था किसका, सैमुअल जॉनसन का, जिसमें उन्होंने बहुत सारे जो मेटाफिजिकल पोएट थे उनके बारे में उनकी जो मतलब एक टाइप से बायोग्राफी टाइप, ऑटोबायोग्राफी टाइप लिखी है, जिसमें थोड़ा थोड़ा जो है सबका इंट्रोडक्शन मतलब वैसे दिया है। तो उसमें इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स का जो ग्रुप था उसको हम इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट वाज कॉइन्ड बाय सैमुअल जॉनसन इन हिज वर्क लाइफ ऑफ मोस्ट एमिनेटेड इंग्लिश पोएट, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मेटाफिजिकल टर्म जॉन ड्राइडन ने दी थी और उसको कॉइन किया था, मतलब उसका जो ग्रुप था उसको कॉइन किया था सैमुअल जॉनसन ने। उसके बाद जॉन डन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज द चीफ ऑफ मेटाफिजिकल, जिनको मेटाफिजिकल का चीफ बोला जाता है। एंड ही ऑल्सो कॉल्ड द मोनार्क ऑफ विट्स, मतलब इन लोगों के जो मेटाफिजिकल पोएट थे इनके जो मतलब सोचने का था, ये अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे, मतलब इतना ज़्यादा इनकी इंटेलिजेंसी इनके वर्क में दिखती थी, ठीक है। तो इसीलिए इनको जॉन डन थे, उनको मोनार्क ऑफ विट भी बोला जाता है। इनका जो वर्क है एक पोएम है इनकी एंड एटॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, जो एलिजाबेथ जो थी उसकी मेमोरी में लिखी गई थी 1611 में। 1611 में भी बाइबल भी पब्लिश हुई थी। तो एनाटॉमी ऑफ वर्ल्ड ये आप याद रखना। एंड होली सोनेट टेक्स्ट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ जॉन डन। उसके बाद कुछ और मेटाफिजिकल पोएट हुए हैं जिनमें जॉर्ज हर्बर्ट है, हेनरी वेगन है एंड एंड्रयू मार्शल है, ये भी मेटाफिजिकल पोएट रहे हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जैकोबियन एज का। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।